नमस्कार दोस्तों। अभी 1-2 दिन पहले शायद 3 दिन हो गए हैं आज केवीएस ने डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की और पेपर जो है साइट पे अपलोड कर दिया। अब इसका ज़िक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या था कि पेपर मिला था नहीं, इसकी मतलब हार्ड कॉपी जो मिलती है, जो हम लोग लाते हैं, जो भी कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो ये मिला नहीं था। तो इस वजह से क्वेश्चंस किस तरीके के आए थे, तो एक आइडिया नहीं था कहाँ से क्या पूछा गया था। अब वो जिसने दिया था उसी को पता था, नहीं तो ऐसे हार्ड कॉपी में पेपर आता है तो वो वायरल हो जाता है बहुत जल्दी। उससे एक आइडिया हो जाता है कैसे क्वेश्चंस इन्होंने सेटअप किए। तो ये पेपर अब है हमारे पास। अब इनमें आंसर की भी आप लोगों ने देखी होगी, आ गई है। तो ये जैसे आपका जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए है थोड़ा-सा इसमें केवीएस ने कौन से ऑप्शंस माने हैं और क्यों माने हैं आखिर। अब इसमें बहुत से लोग भी इसको चैलेंज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें मैं सुन रहा हूँ उसको चैलेंज करने जा रहा है, बट केवीएस कभी गलती नहीं करता है। तो इसलिए मैं पूरी तरीके से सैटिस्फाइड हूँ इनकी इस आंसर की से। अब मैं इस पेपर को सॉल्व करूँगा और कुछ चीज़ें बताऊँगा आपको क्या ध्यान में रखनी है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, हमें एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसी पे स्टिक रहना है और उसी से सारे क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पर। टीजीटी की इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसा मैंने पहले बता रखा, हमें टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ना है। अब वो क्यों पढ़ना है उसका मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि क्यों हमें टेक्स्ट को पढ़ना है। अगर टेक्स्ट को आपने नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ समरी पढ़ी होगी, तो निश्चित रूप से आप कुछ क्वेश्चंस गलत करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ आपके सामने, ये 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट है, उसका आखिरी का चैप्टर है प्रपोजल, उससे लिया गया है। और ये जो है पूछा गया, व्हाट वाज इवान्स ऑब्जेक्टिव इन विजिटिंग स्टीफेंस हाउस। कि इवन एक कैरेक्टर है इसमें, एक लड़का है और तो पूछा गया वो स्टीफन के घर क्यों विजिट करता है, क्यों जाता है, उसका आखिर में ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो जैसे ये एक्चुअली एक प्ले है, वन एक्ट प्ले है, तो इसको फार्स के रूप में लिखा गया है। इसका जॉनर जो है प्ले है, उसमें भी एक कैटेगरी है फार्स, फार्स के रूप में लिखा गया है। तो वो क्यों जाता है, तो वो इसलिए जाता है इवन स्टीफेंस के घर में टू मैरी स्टीफेंस डॉटर, स्टीफन की बेटी जिसका नाम नतालिया है, उससे शादी का प्रपोजल लेकर, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है, इसलिए वो जाता है। लेकिन अब वहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, वहाँ पे जैसे उसका उल्टा ही होता है। वो चीज़ छोटी-छोटी चीज़ों पे लड़ने लगते हैं, बहस करते हैं, झगड़ते हैं। तो ये होता है। और फिर पूछा गया है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, स्टीफन सस्पेक्टेड दैट इवान हैड कम टू हिज हाउस। जब ये जाता है इवनिंग ड्रेस में, बढ़िया तरीके से ड्रेसअप होकर के, अपना जैसा लगता है पार्टी में जैसे कपड़े पहन के जाते हैं उस तरीके से, तो जब स्टीफन इसको देखते हैं तो वो क्या अज्यूम करते हैं, उन्हें क्या लगता है कि ये क्यों आया है। तो यहाँ पे एक लाइन इन्होंने यूज करी है, वो सोचते अपने मन में ऐसा तो नहीं वो पैसे उधार लेने आया है, टू बोरो मनी फ्रॉम हिम। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, टू बोरो मनी फ्रॉम हिम। नेक्स्ट है, द सेकेंड टाइम इवान एंड नटालिया आर्ग्यूड ओवर। अब यहाँ पे सेकेंड टाइम इसलिए जिक्र किया गया क्योंकि पहले जब वो आता है तो उनका मीडोज़ पे, ओपन मीडोज़ होते हैं उनके, उस पे बहस होती है, उस पे आर्ग्यूमेंट चलती है, जिसमें नतालिया कहती है वो मेरे हैं, ये कहता नहीं वो मेरे हैं। फिर वो कहते हैं नहीं पहले तुम्हारे थे, बाद में उन्होंने दिया था, पूरा उनका ख़ानदान उसका वो ज़िक्र करने लगते हैं उसमें। तो इस वजह से उनका आर्ग्यूमेंट होता है। आर्ग्यूमेंट यहाँ तक हो जाता है कि हॉट टॉक, बहस, थोड़ा बहुत वो लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं। इवन नतालिया के फादर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो भी आते हैं, वो भी बहस करते हैं। अब इन तीनों के बीच में बहस चल रही होती है, जिधर दो लोग एक तरफ होते हैं और ये अकेला होता है। फिर ये जब परेशान हो जाता है तो वहाँ से भाग जाता है, मतलब भाग छोड़ के ठीक है मैं जा रहा हूँ कह कर के, नहीं तो तुम मतलब मैं उसको प्रूव करूँगा, ये करूँगा, केस करूँगा, कोर्ट जाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर जब वो चला जाता है तो स्टीफन नतालिया से कहते हैं कि अरे वो तो आया था तुम्हारा हाथ मांगने, प्रपोजल लेकर शादी के लिए आया था। तब वो लड़की कर्ज करती है अपने फादर को ही, सारा कुछ मढ़ देती है अपने फादर के ऊपर, अरे इसके तुम रिस्पॉन्सिबल हो, मुझे बताया क्यों नहीं,
कि वो शादी के लिए आया था, तो वो फिर से कहती है अरे बुलाओ बुलाओ उसे, मैंने क्या कर दिया, ये मैंने उसे नाराज़ कर दिया, मुझे नहीं पता था, वो मेरा हाथ मांगने आया था। तो इस तरीके से वो करती है। तो फिर जो है वही 5-10 मिनट बाद जब फिर से वो वापस आता है तो उसका पूछा गया, द सेकेंड टाइम इवान एंड रलिया आर्ग्यूड ओवर। तो सेकेंड टाइम वो किस चीज़ पे आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो सेकेंड टाइम वो फिर से आते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं किस पे, द सुपीरियर क्वालिटीज़ ऑफ देयर डॉग्स। अपने अपने डॉग्स की सुपीरियर क्वालिटीज़ को बताते हैं कि नहीं मेरा अच्छा है, नहीं तुम्हारा अच्छा है, तुम्हारे वाले के अंदर इतनी क्वालिटी नहीं है। तो फिर से वो लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो यही कारण है कि एक प्रपोज़ल है, एक मतलब अगर हम रिश्ता लेकर जाते हैं तो उसमें फिर इन सब चीज़ों पे, छोटी-छोटी चीज़ों पे बहस करते हैं हम लोग, मतलब वही दिखाया गया है। ये होता है उन कंट्रीज़ में। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे नतालिया टेल्स इवान देयर इज़ सम डिमोन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इन यू, देयर इज़ सम डिमोन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इन यू, व्हाट डज़ शी मीन। जब नतालिया उससे कहती है कि तुम्हारे अंदर एक राक्षस है कॉन्ट्रडिक्शन का, तो इसका क्या मतलब है, ये पूछा गया। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्या, दैट इवान इज़ इन द हैबिट ऑफ अपोजिंग वाट एवर सी से, जो कुछ भी कहती है उसका वो अपोज करता है, तो यहाँ पे वो यही कहना चाहती है। नेक्स्ट है द प्ले कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। प्ले को किस रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता, तो अभी मैंने जिक्र किया था फार्स, जब एनसीईआरटी में लिखा भी है कैटेगरी फार्स है इसकी प्ले की, तो फिफ्थ का 4 हो जाएगा। ये 5 क्वेश्चन थे प्रपोजल से, द प्रपोजल चैप्टर जो लास्ट का है फर्स्ट फ्लाइट में। अब ये पहला चैप्टर है लेटर टू गॉड, उससे क्वेश्चंस थे 5। इन द एक्सप्रेशन क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल व्हाट डज क्रेस्ट मीन, तो ये स्टार्टिंग की लाइन है, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा टॉप, इसका ऑप्शन हो जाएगा टॉप जो कि सही है। व्हाट डिड लेंचो नीड 100 पीसोस फॉर, लेंचो को 100 पीसोस किस लिए चाहिए थे पूछा गया। तो उसको अपने मैदानों को, अपने खेतों को फिर से बोने के लिए फसल चाहिए थे, टू सो हिज फील्ड अगेन। तो इसका ऑप्शन 2 से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द पोस्ट मास्टर ट्राई टू हेल्प लेंचो बट लेंचो थॉट ही वाज ए क्रूक, द सिचुएशन कैन बी टर्म्ड एज। अब वही है, इसमें बताया गया कि जबकि पोस्ट मास्टर ने उसकी मदद करी, मदद करने के बाद भी उसने कहा ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, क्योंकि उसने 100 पीसोस गॉड से मांगे थे, उसको जो है 70 पीसोस ही मिले थे, 30 पीसोस नहीं मिले। तो इस सिचुएशन, और तो वो पूरा ब्लेम डाल देता है उन पोस्ट मास्टर पे, उन एम्प्लॉयज़ पे, कहता है जो एम्प्लॉयज़ है बंच ऑफ क्रूक्स हैं। तो इस सिचुएशन को आप किस तरीके से देखेंगे, तो आर्निकल थर्ड, आर्निकल हो गई ये सिचुएशन। द पोस्ट मास्टर सेंट रिप्लाई टू लेंचो इन गॉड्स नेम बिकॉज, पोस्ट मास्टर क्या करता है, लेंचो के रिप्लाई सिर्फ गॉड के नेम से ही देता है, कि जैसे जो पैसे उसमें एनवेलप में रख करके उसमें साइन गॉड के ही करता है, वो क्यों करता है ये पूछा गया। तो इसलिए करता क्योंकि ताकि उसका भरोसा भगवान से ना उठे, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हो जाएगा। ही डिड नॉट वांट टू सेक हिज फेथ इन हिज गॉड, हिज फेथ इन गॉड होगा यहाँ पे, ये आपका गलत आई थिंक मिसप्रिंट हो गया, तो इज की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा इन, इन गॉड, ठीक है। तो ऑप्शन 2 हो गया। एज ए पर्सन लेंचो कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए पूछा गया, एक व्यक्ति के रूप में लेंचो को क्या आप मानेंगे, तो ग्रीडी नहीं है, न तो सेल्फिश है, न तो स्टूपिड है, तो नेवी हो जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट है, नेवी मीन्स होता है इनोसेंट, मतलब बड़ा ही इनोसेंट होता है वो। हाउ हैड भोली बिकम ए बैकवर्ड चाइल्ड, ये सप्लीमेंट्री वाली जो बुक है जिसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसमें लास्ट में चैप्टर है, उससे लिया गया है ये। तो भोली, चैप्टर का नाम ही भोली है, उसका भोली का नाम होता है सुलेखा, वो सिंपल लड़की होती है इसलिए उसको भोली कहते हैं। तो ये पूछा गया वो बैकवर्ड चाइल्ड क्यों रह जाती है, तो उसमें जिक्र होता है इसलिए रह जाती है क्योंकि वो छोटी होती है, तो अपने उसमें एक दिन चारपाई से गिर जाती है, वो भी अपने हेड के बल गिरती है, तो उसमें सिर में चोट आ जाती है, जिससे उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है, इसी वजह से वो बैकवर्ड रह जाती है। तो सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट एंड डैमेज्ड हर ब्रेन, इसीलिए उसको लोग स्टूपिड कहते हैं, सेंसलेस कहते हैं, कि वो उसके पास सेंस नहीं होता है, बेवकूफ़ लोग उसे कहते हैं।
और यहाँ तक कि स्टार्टिंग में वो खूबसूरत भी होती है, लेकिन बाद में क्या होता है, उसके पोक मार्क्स आ जाते हैं। चेचक के बहुत सारे दाने आ जाते हैं पूरे बॉडी में, केवल उसकी आँखें ही बचती हैं, बाकी उसकी बॉडी भी बेकार हो जाती है। तो यही इस चैप्टर में बताया गया, और कैसे वो हकला के बोलती है, स्टैमरिंग करती है, और बाद में कैसे वो इसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, कैसे वो बोल्ड हो जाती है। तो यही स्टोरी इसमें बताई गई। नेक्स्ट है, वाई वाज भोली रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल ऑन द फर्स्ट डे। पहले दिन जब भोली को स्कूल भेजा जाता तो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती है, ये पूछा गया है। तो वो इसलिए नहीं जाना चाहती, उसमें एक लाइन है, उसमें ये कहा जाता है कि वो कंपेयर करती है, ऐसे ही उस एक दिन उसकी गाय को लोग तैयार करके ले गए थे और उसको बेच दिया था जा कर के। तो इसी वजह से वो डर रही होती है, क्योंकि उससे पहले कभी भी अच्छा ट्रीटमेंट उसके साथ नहीं किया जाता है और लोग उसको नेग्लेक्टेड रखते हैं, कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं उसे। न तो कभी उसके कपड़े धुले जाते हैं, न कभी नहलाया जाता है उसको, केवल पुराने ही कपड़े पहनती है। और लेकिन उस दिन उसको तैयार किया जाता है, स्कूल ले जाया जाता है, तो लोगों को तो वो यही सोचती है कि स्कूल, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है स्कूल क्या होता है, तो उसे डर होता है कहीं ऐसा ना हो ये मुझे गाय की तरीके से ही ले जाकर ये लोग मुझे बेच दें। तो बिकॉज़ शी फियर दैट इट वाज़ अ वे टू टर्न हर आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। तो यहाँ पे कंपैरिज़न भी वो गाय से अपने करती है। नेक्स्ट है, आफ्टर मीटिंग हर टीचर भोली फेल्ट। जब वो स्कूल पहुंचती है, वहाँ अपने टीचर से मिलती है, तब वो क्या फील करती है। तो होता क्या है कि घर में जैसा कि वो नेग्लेक्टेड चाइल्ड होती है, लेकिन वहाँ उसके टीचर जो है उससे बात सही से करती हैं, सॉफ्ट वॉइस में उससे बोलती हैं, काइंड नेस दिखाती हैं, बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करती हैं उसको। तो वो होपफुल हो जाती है, तो 13 का 2 हो जाएगा। होपफुल हो जाती है कि शायद अब उसका जीवन बदल जाए, और वास्तव में बदल भी जाता है उसका जीवन। नेक्स्ट है, वाई डिड भोली रिफ्यूज टू टाई द नॉट विद बिसम्बर। बिसम्बर इसमें एक बहुत ही ओल्ड एज के मैन होते हैं, जिनकी इवन लंगड़े भी होते हैं। तो बिसम्बर से शादी तय होती है भोली की, फिक्स होती है, तो वो लेकिन भोली मना क्यों कर देती है शादी करने से। तो है क्या, अब जैसे इसमें ऑप्शन पहला भी दिया, बिकॉज ही वाज ए लेम ओल्ड मैन, लेकिन जब चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन आती है कि जब बिसम्बर जो है उसके वरमाला डालने के लिए आगे बढ़ते हैं, पहले इवन दहेज भी नहीं मांगते हैं वो, और काफ़ी पैसे वाले होते हैं, मतलब ग्रॉसरी का की दुकान होती है इनकी। तो वो सोचते हैं भोली से, उसके माता पिता भोली से वैसे भी कौन शादी करेगा, क्योंकि वो सेंसलेस स्टूपिड लड़की है, और जो है मतलब इवन उसका मतलब दिखने में भी अच्छी नहीं है, क्योंकि उसके बहुत सारे पोक मार्क्स हैं बॉडी पे, इवन फेस पे, कौन शादी करेगा उससे। तो बिसम्बर इवन उनके पिताजी के एज के ही होते हैं, फिर भी उनकी शादी मतलब करने के लिए तैयार होते हैं, और लंगड़े भी होते हैं, और ये इनकी दूसरी भी शादी होने वाली होती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सा रीज़न था ये पूछा गया। तो जब वो वरमाला डालने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ही उसका घूंघट उठाया जाता, तो जब बिसम्बर देखते हैं उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा मार्क बने होते हैं, तो वो शादी करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं तो अब दहेज लूँगा। तो जब दहेज में पैसे मांगते हैं, तो इवन इनके पिताजी मना करते हैं, कि पहले तो रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन वो नहीं मानते हैं। फिर वो पैसे जब देते हैं, तो भोली इसलिए मना कर देती है शादी से कि मैं ऐसे लालची और आदमी से शादी नहीं करूँगी। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 2, बिकॉज़ ही वाज़ मीन एंड ग्रीडी। नेक्स्ट, हू टर्न्ड आउट टू बी द मेंटर इन भोलीज़ लाइफ। भोली के जीवन में उनका मेंटर कौन था? तो ऑब्वियसली स्कूल टीचर थी, जिन्होंने उसके पूरे जीवन को बदल दिया था। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन द स्टोरी द फर्स्ट पर्सन आई स्टैंड फॉर। कहानी में आई किसके लिए यूज हुआ है? तो ये कौन से चैप्टर से है? तो थीफ्स स्टोरी चैप्टर है, उससे लिया गया है ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आई किसके लिए यूज हुआ है? ये भी 10th क्लास की जो बुक है, पहला चैप्टर है सप्लीमेंट्री से। तो आई जो ऑप्शन 2 द यंग थीफ, जिसका नाम हरी सिंह होता है, उसके लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 हो गया। नेक्स्ट है, बाई प्रोफेशन अनिल वाज। बाई प्रोफेशन अनिल क्या था? अनिल एक स्ट्रगलिंग राइटर था, जो मैगजीन के लिए लिखता था, उसी से उसको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे।
हाउ डिड अनिल रिस्पॉन्ड टू द यंग थीव्स कुकिंग ऑन द फर्स्ट डे? अनिल जो है यंग थीव की कुकिंग से पहले दिन क्या रिस्पॉन्ड करता है जब वो खाना बनाता है? अब होता क्या, खाना बहुत बेकार बना होता है तो वो एक आवारा कुत्ते को फेंक देता है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, ही गेव इट टू ए स्टे डॉग। नेक्स्ट, वाई डिड द यंग थीव गो बैक टू अनिल? जो यंग थीव था वो अनिल के पास वापस क्यों जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि अनिल को जब वो सो रहा होता है तो हरी सिंह को जैसे ही मौका मिलता पैसे वो चुरा के भाग जाता रात में, लेकिन वो फिर से वापस आता है, क्यों आता है ये पूछा गया। तो अब जब यहीं पे हम अगर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे चैप्टर को तो हम नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि स्टोरी ये भी बताती है कि उसका इनर कॉन्शियस जागृत होता है। लेकिन बुक में क्या मिलता है, बुक में साफ साफ सेंटेंस लिखा है कि ही वांटेड टू रीड एंड राइट, वो पढ़ना लिखना चाहता है, क्योंकि वो कहता है अगर वो पढ़ लिख गया तो जो है वो एक बड़ा आदमी बन जाएगा, सम्मानित व्यक्ति बन जाएगा, इसी वजह से वो वापस जाता है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पे, ही वांटेड टू लर्न टू रीड एंड राइट। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ अनिल्स कैरेक्टर ही इज? अनिल का चरित्र कैसा था, ये पूछा गया। तो अनिल मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन था, इसका भी जिक्र चैप्टर में मिलता है। तो ये लाइन पूरी इन्होंने दे दी है, मतलब जो लाइन उसमें लिखी है वही से सारे क्वेश्चंस इन्होंने बनाए हैं। नेक्स्ट, ए पर्सन हु इज गुड एट स्टोरी टेलिंग इज कॉल्ड, ये 9th क्लास का चैप्टर है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, उससे लिया गया है। तो 9th क्लास में बिहाइव की बुक में ये एक चैप्टर है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना लेता है, स्टोरी टेलिंग में अच्छा होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे रैकोंटियोर कहते हैं। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है, ईश्वरन हैड पिक्ड अप द फ्लेयर ऑफ स्टोरी टेलिंग फ्रॉम, ईश्वरन कहानियाँ कहाँ से उठाता था, कौन सी कहानियाँ वो सुनाता था? तो वो ऑप्शन 2, पॉपुलर तमिल नॉवेल, तमिल स्टोरी जो सुनाया करता था। महेंद्र वुड लिसन टू ईश्वरन्स नैरेटिव, महेंद्र जो इसका मालिक था वो जो है ईश्वरन की कहानियों को कैसे सुनता था, क्या करता था? यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा, अनक्रिटिकली, ये भी उसी की लाइन है, अनक्रिटिकली वो सुनता था। हाउ डिड ईश्वरन कंट्रोल द वायलेंट टस्कर, अब यहाँ पे वो एक स्टोरी सुनाता है टस्कर की, तो वो कहता है कैसे उसने टस्कर पे कंट्रोल किया था, ये पूछा गया। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, वो बताता है हीड द एलिफेंट्स टोनल विद ए स्टिक, जब वो हाथी जो है एक स्कूल में आ जाता है, लोग भाग जाते हैं, तो उस समय का पूछा गया ये। तो वो उसके टूनेल पे एक स्टिक से प्रहार करता है और वो हाथी कोलैप्स हो जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। पीपुल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, ये पूछा गया। तो व्हाट डज हेल्टर स्केल्टर मीन? तो हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है टू रन अराउंड इन कन्फ्यूजन, कन्फ्यूज होकर के इधर उधर भागना। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज पैटर ऑफ द रेन, ये भी पोएम है 9th क्लास की, रेन ऑन द रूफ, उससे लिया गया है। तो यहाँ पे पैटर ऑफ द रेन का क्या मतलब है? तो पैटर ऑन द रेन का मतलब है साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। ठीक है, क्योंकि रेन ऑन द रूफ जैसा कि पोएम का नाम है, तो पोएट सुनता है तो उसके फ़ायदे बताता है। तो व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट यू टू डू व्हेन इट रेन्स, पोएट क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे करने को जब बारिश होती है? तो कहता है टू हैव फैंसीफुल ड्रीम्स। ये इंट्रोडक्शन में ही पोएम की जब एनसीईआरटी जो शुरू होती है, इंट्रोडक्शन में ही ये दिया गया है। तो यहाँ पे हमें स्पेसिफिक होना है। ठीक है, तो टू हैव फैंसीफुल ड्रीम्स। हु कम्स इन टू द मेमोरी ऑफ द पोएट, पोएट की मेमोरी में कौन आती हैं? उसकी माँ आती हैं, मदर। हाउ डिड अब्दुल कलाम ऑन हिज फर्स्ट वेजेज माई चाइल्डहुड से लिया गया है ये क्वेश्चन, जो कि 9th क्लास में है। तो चाइल्डहुड में यहाँ पर भी हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा, क्योंकि पहला भी जो ऑप्शन है बाय कलेक्टिंग एंड सेलिंग टैमरेंट सीड्स, लेकिन चैप्टर में जो लाइन लिखी है जब अब्दुल कलाम खुद उसको एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं कि मेरी पहली मजदूरी कौन सी थी जो मुझे मिली थी, वो मिली थी बाई कैचिंग न्यूज़पेपर बंडल्स फ्रॉम ए मूविंग ट्रेन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4 होगा। इस बात का वो कहते भी हैं कि पहली मजदूरी मेरी, मेरे कज़िन थे, उन्होंने हेल्प करी, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी, जिसकी वजह से मैंने पहले जो मतलब वेजेस, माई फर्स्ट वेजेस थी, वो थी मेरी न्यूज़पेपर बंडल से। तो व्हाट डज लीडिंग एन आफ्टर लाइफ मीन? तो ये लिविंग इन ए सिंपल वे, कहते हैं मेरे जो पिताजी थे वो आफ्टर लाइफ जीते थे। अकॉर्डिंग टू अब्दुल कलाम द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज, तो यहाँ पे हो जाएगा कंजर्वेटिव।
ठीक है, वो कंजर्वेटिव क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा हिंदू मुस्लिम या इस तरीके से चीज़ें थी, लोग कंजर्वेटिव थे। इसका यहाँ पे रेफरेंस भी देते हैं, ये एक स्टोरी का। इनके मित्र होते हैं, उनके घर पे जाते हैं, खाना खाने के लिए बुलाते हैं। When Abdul Kalam expressed his desire to leave Rameswaram for higher studies, how did his father react? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। खलील गिब्रान का कोट करते हुए बताते हैं वो अब्दुल कलाम के पिताजी, तो वो उसको परमिशन दे देते हैं। ही रीडली गेव हिम परमिशन, ऑप्शन 2 हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी है ये इन्हीं की, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऑन वे टू द फेयर वाई डज द चाइल्ड लैग बिहाइंड हिज पेरेंट, 9th क्लास की ही जो सप्लीमेंट्री बुक है उसी से लिया गया है। तो ऑन वे टू द फेयर वाई डज द चाइल्ड लैग बिहाइंड हिज पेरेंट, इसका ऑप्शन हो जाएगा ही इज अट्रैक्टेड बाय थिंग्स डिस्प्लेड बाय शॉपकीपर, ऑप्शन 3। 35 का वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर ए रिस्पॉन्स, बिना उत्तर का वेट किए वो क्यों मूव कर जाता था आगे, क्योंकि उसे पता था उसके पेरेंट्स कुछ नहीं खरीदेंगे। तो ही नोज हिज पेरेंट्स वुडंट बाय हिम एनीथिंग, ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। नेक्स्ट है विच वर्ड और वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब एटीट्यूड ऑफ हिज फादर, कौन सा वर्ड यहाँ पे उसके फादर के एटीट्यूड को सही से डिस्क्राइब करता है, तो ऑब्वियसली स्ट्रिक्टनेस। स्ट्रिक्टनेस क्योंकि उसमें वो डांट देते थे उसको वायलेंट होकर के। ये लाइन भी मिलती है वहाँ पे स्टार्टिंग में, टायरनी का जिक्र होता है, टायरनिकल होते हैं उसके फादर, तो इस वजह से यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस हो जाएगा। वाई डज ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट थिंग्स ही इनिशियली क्रेव्ड फॉर, मतलब उन्हीं चीज़ों को वो क्यों रिफ्यूज़ कर देता है जो चीज़ें उसे पहले चाहिए थी, जो जिसकी बहुत इच्छा थी उसे लेने की, लेकिन बाद में जब वो खो जाता है तो वो क्यों मना कर देता है, तो ये पूछा गया। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन, ही फील्स एनेक्सियस ऑन बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, क्योंकि वो अलग हो जाता है इसलिए वो एनेक्सियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब हिज रिस्पॉन्स ऑन बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, जब वो सेपरेट हो जाता है पेरेंट्स से तो यहाँ पे पैनिक वर्ड का यूज किया गया चैप्टर में, तो 38 का फर्स्ट हो जाएगा पैनिक। अब ये एर्थ क्लास का है, विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी हैज़ बिन रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए, तो ये सस्पेंस थ्रिलर है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 39 का। व्हेन द स्ट्रेंजर फर्स्ट टोल्ड हिम अबाउट हिज विजिट टू रांची, विपिन बाबू, एक स्ट्रेंजर उसको मिलता है जो अपना नाम परिमल घोष बताते हैं, तो वो जब उसको बताते हैं कि आप रांची गए थे, आपको क्या याद है, हम रांची में मिले थे, तो विपिन बाबू क्या करते हैं, तो वह क्या हो जाते हैं डिसमिसिव अबाउट, उसको डिसमिस करते हैं, कहते हैं नहीं मैं मतलब मैं नहीं गया था, मैं उसको खारिज करते हैं, कहते हैं ऐसा हुआ ही नहीं था मेरे साथ, मैं रांची कभी गया ही नहीं हूँ, तो वह डिसमिसिव अबाउट इट होता है। वाई वॉज विपिन बाबू आबेस्ट अबाउट हिज सपोज विजिट टू रांची, विपिन बाबू जो है अपने जो रांची के लिए फिर जब इतना ज़्यादा उनके दिमाग में भर दिया जाता है कि आप गए हो गए हो गए हो, तो वो वहाँ फिर जाते हैं, उनसे बोला भी जाता है आप वहाँ एक बार हो आओ, शायद चीज़ें आपको रिकॉल करें, तो उसके कितना क्यों ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, तो वो इसलिए ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि वो पागल हो रहा है, थॉट ही वॉज गोइंग मैड, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो उन्हें हॉन्ट करती है वो चीज़, बार बार उनके मतलब कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं, अरे भाई हम वहाँ गए थे, ऐसी कैसे ऐसी घटना हुई थी, तो ये होता क्या है, ऐसी कोई घटना नहीं होती, उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है, तो उस समय वो वहाँ पे जो सपोज विजिट होती है इस वजह से ही थॉट ही वाज गोइंग मैड, तभी वो जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है समवन हैड प्लेड ए प्रैंक ऑन विपिन बाबू, विपिन बाबू पे किसी ने प्रैंक किया था, कौन थे वो, तो ये चुन्नी बाबू थे, जिन्होंने इनसे मदद मांगी थी एक बार, इन्होंने दी नहीं थी, तो इन्हीं को सबक दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। हु इज ए स्ट्यूथ, अब ये स्ट्यूथ नहीं, ये गलत दिया है यहाँ पे, एक्चुअली ये वर्ड है स्ल्यूथ, उसी में यूज किया गया, स्ल्यूथ वर्ड यूज किया गया है, तो इसको सही करना ना, ये टी की जगह एल है। ठीक है, टी की जगह ये एल है, तो इसका मतलब होता है डिटेक्टिव। व्हाट इज़ ए क्रिकेट, अब ये क्रिकेट एंट एंड द क्रिकेट एक पोएम है, एर्थ क्लास में उससे लिया गया, तो ये एक इंसेक्ट होता है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द क्रिकेट्स प्रॉब्लम, क्रिकेट की समस्या क्या थी, क्रिकेट की समस्या ये थी कि उसके बाद ही हैड नो फूड टू ईट, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ठीक है, क्योंकि इसी का जिक्र मिलता है, उसके पास खाने को कुछ नहीं होता। अब जैसे इसमें ही है नो वाटर टू ड्रिंक, लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन वो फूड का जिक्र मिलता है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। हाउ डिड द आयन ट्रीट हिम, अब
आंट कैसे ट्रीट करती है, वो स्कॉर्न करती है उसको, कहती भैया तुमने तो बहुत मौज मारी, जब होता तो गाना गाते थे, लेकिन अब जब खाने को नहीं है तो हम क्या करें, हमने तो बहुत मेहनत करी इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि हमें पता था बेकार मौसम आएगा उसमें हम क्या करेंगे, लेकिन आप तो गाना गाते थे। तो ये स्कॉर्नफुल था। वाई वर द 3 एनिमल्स एंग्री विद द कैमल, ये जो है आपका 8th क्लास की ही बुक सप्लीमेंट्री से है। वाई वर द 3 एनिमल्स एंग्री विद द कैमल, बिकॉज, तो क्यों क्यों कैमल से वो लोग नाराज थे तीनों एनिमल, क्योंकि रिटर्न वर्क, वो केवल वो कुछ काम नहीं करता था, सिर्फ हम करता था। ठीक है। ये जिन क्या था, एक स्पिरिट थी जो उसको सबक सिखाने के लिए आती है, और वहीं पे डिजर्ट का वो स्वामी होता है जिन। नेक्स्ट है द जिन गेव द कैमल ए हम्प एज ए, जिन क्या करता है उसको हम्प दे देता है, वो किस रूप में देता है, पनिशमेंट के रूप में। तो यहाँ पे 49 का 2 हो जाएगा। व्हाट इज द मैसेज द स्टोरी गिव्स अस, तो इस स्टोरी से हमें क्या कहानी शिक्षा मिलती है, ये पूछा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट वी शुड डू अवर वर्क सिंसियरली, हमें अपना काम सही से करना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ नैरेटिव इज इट, एक फेबल है, क्योंकि हमने अपने एक वीडियो में भी डिस्क्राइब किया था फेबल क्या होता है, फेबल और पैराबल को। तो फेबल हमने बताया था एक ऐसी स्टोरी जिसमें एनिमल कैरेक्टर होते हैं, वो हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देते हैं, कुछ ना कुछ सिखाते हैं, उसको फेबल कहते हैं। ठीक है, तो इसका जिक्र मैंने एक वीडियो में किया, उसको आप देख सकते हैं। और पैराबल क्या होता है, पैराबल में भी शिक्षा दी जाती है हमें, लेकिन उसमें कैरेक्टर मनुष्य होते हैं, आदमी होते हैं, इंसान होते हैं। लेकिन फेबल में कौन होते हैं, जानवर होते हैं, जानवरों के थ्रू हमें शिक्षा दी जाती है, तो वहाँ पे फेबल। इंसानों के थ्रू हमें कोई शिक्षा दी जाए तो वहाँ पे पैराबल। वाई शुड ग्रैंड मदर पार्टी डिसलाइक कैट सिटिंग्स, ये 7th क्लास का है। तो ये हो जाएगा कैट्स आर इन ऑस्पिशियस। ठीक है, उसको वो क्यों डिसलाइक करती है, क्योंकि वो कैट्स को इन ऑस्पिशियस मानती हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द ब्रीचिंग साउंड, ये ब्रीचिंग नहीं, यहाँ पे क्रीचिंग है। उसमें जिक्र मिलता है, भी मिस प्रिंट है, चैप्टर में आता है। तो ये वायलिन बीइंग प्लेड का एक साउंड थी, क्योंकि एक टीचर थे जो उसको वायलिन सिखाते हैं वहाँ पे। तो इसका 1 हो जाएगा। रवीज लॉन्ग नरेशन रिगार्डिंग द कैट्स एंसेस्टर सोज दैट, रवि जो है एक लड़का है जो कैट के बारे में अलग अलग कहानियाँ सुनाता है, वो शासन काल में ले जाता है उसको तो उस तरीके की ये क्या दिखाता है, तो ही इज़ ट्राइंग टू इम्प्रेस अदर चिल्ड्रन, वो दूसरे अन्य बच्चों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, इस वजह से वो ऐसा सिखाता है, ऐसा बताता है। हु हैड टेकन अवे द चप्पल्स, तो चप्पल्स कौन ले जाता है, गिफ्ट ऑफ चप्पल जो है चैप्टर है उसी से लिया गया है। तो चप्पल यहाँ पे द बेगर ले जाता है, बेगर को भी वो चुराता नहीं, वो लोग दे देते हैं बच्चे। वो कहते हैं कि अगर चप्पल नहीं है तो तुम ले जाओ। चप्पल होती किसकी हैं, वो चप्पल जो टीचर होते हैं उनकी होती हैं। नेक्स्ट है वाई डज स्क्रॉनी मीन, स्क्रॉनी का क्या मतलब है, स्क्रॉनी का मतलब थिन होता है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। हु इज़ द नरेटर इन द स्टोरी, अब ये है एक्सपर्ट डिटेक्टिव, जो कि 7th क्लास में ही चैप्टर है, उससे लिया गया है। तो पूछा गया नरेटर कौन होता है, तो नरेटर एक गर्ल है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, जिसका नाम माया होता है। ठीक है, वो लड़की है, वही नरेट करती है। और इसमें हु आर द एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स इन द स्टोरी, एक्सपर्ट डिटेक्टिव कौन होते हैं कहानी में, तो ये बॉय एंड ए गर्ल, 7th लड़का जो होता है और ये लड़की माया, यही एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स होते हैं इस स्टोरी में। व्हाट डू वी फाइंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में हम क्या पाते हैं, तो कहानी के अंत में क्या होता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा, द स्टोरी रिमेन्स ओपन एंडेड। ठीक है, तो मिस्टर नाथ इज ए क्रिमिनल, बिल्कुल नहीं पता चलता है। मिस्टर नाथ एज ए क्लीन पास, ये भी नहीं पता चलता है। मिस्टर नाथ इज गैंगस्टर टर्नर में, ये भी नहीं पता चलता है। तो द स्टोरी रिमेन्स ओपन एंडेड, तो 4th ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। व्हाट डज पेकिन मीन्स, ये पेक नहीं है, ये पीकिन है। ठीक है, पीक, ये क्या है, पीक, पीकिन है, मिसप्रिंट हो गया। तो व्हाट डज पीकिन मीन्स, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा, टू लुक इन, ये भी इसी चैप्टर से लिया गया है, एक्सपर्ट डिटेक्टिव से ही, क्योंकि उसमें पूछती है आपने जब बॉल चली जाती है तो आपने क्या देखा, क्या आपने देखा, थोड़ा सा मतलब पीकिन को मतलब होता है हल्का सा निगाह डालना, झांकना। तो लुकिन मतलब हल्का सा देखना, उसको बोलते हैं। जैसे कहीं जा रहा है, जरा सा हमने देख लिया किधर, या कभी मौका मिला हमने किसी को बिना नोटिस किए, मतलब कोई नहीं देख पाया और हमने कोई चीज़ देख ली, झांक ली, उसको बोलते हैं टू लुक इन। तो ये थे लिटरेचर के क्वेश्चंस।
अब सारे क्वेश्चंस जितने भी आए हैं सब मतलब अब जैसे कि बहुत सारे में लगता कि 2-2 ऑप्शंस होंगे, बट वहाँ पे उन्होंने लाइन उठाई है, जो लाइन में दिया है ताकि आप अगर चैलेंज भी करो, तो आपके सामने प्रूफ़ भी रख देंगे, भैया ये लाइन लिखी है, हमने यही लाइन उठाई है, आपने क्यों सही से नहीं पढ़ा। तो इसलिए हमें इससे ये आइडिया लग गया है कि हमें पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं उनको डिटेल में पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़नी है, और कहाँ से क्या बना सकते हैं क्वेश्चंस हमें नहीं पता। ठीक है, बाकी इसमें और भी नीचे दिए हैं, और अब यहाँ से लैंग्वेज स्टार्ट हुई है। और सबसे अच्छी बात है, क्लॉज से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं ये। ग्रामर में अगर बात करो इनसे, तो क्लॉज, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस इनके रहते हैं। क्योंकि 2018 में भी जैसे जब मैंने पीजीटी दिया था, तो उस समय भी पीजीटी में ही सब्जेक्ट था, बाकी तो टीजीटी में सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश होता नहीं था, केवल वही लैंग्वेज आती थी जनरल वाली, बाकी इंग्लिश सब्जेक्ट कंसर्न में नहीं आती थी। लेकिन पीजीटी में जो इंग्लिश आई थी उसमें भी सब सारे क्वेश्चंस इनके 8-10 क्वेश्चंस क्लॉज से थे। तो क्लॉज इनका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्लॉज से बहुत पूछते हैं ये। तो मैं इस क्लॉज को भी कराऊंगा, और अगला वीडियो में इसकी जो ग्रामर है उसको सॉल्व करूंगा, और विद एक्सप्लेनेशन। और एक वीडियो मेरा क्लॉज पे भी रहेगा, क्योंकि क्लॉज से बहुत ज़्यादा आता है इनका, तो क्लॉज को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ बातें हैं जो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।